स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर, लेकिन सबसे पहले शुरुआत हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के साथ उत्तराखंड और गोवा विधानसभा चुनाव के लिए थमा चुनाव प्रचार। मतदाताओं को रिझाने के लिए आखिरी दिन पार्टियों ने झोंकी ताकत। 3 राज्यों में 14 फरवरी को होगा मतदान। डबल इंजन सरकार ने दी विकास को नई रफ्तार। रुद्रपुर और कन्नौज में जनसभा में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष पर सत्ता हासिल करने के लिए झूठे वादे करने का लगाया आरोप। उत्तराखंड में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उठाया बेरोजगारी और पलायन का मुद्दा। भारत ऑस्ट्रेलिया का हिंद प्रशांत में समावेशी विकास के लिए साथ काम करने का संकल्प। विदेश मंत्री एस जयशंकर की ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री के साथ बैठक। विश्वसनीय और लचीली आपूर्ति श्रृंखला और सुरक्षा सहयोग पर जोर। यूक्रेन संकट के चलते अमेरिका के कीव दूतावास को खाली कराने की तैयारी। रूस ने भी राजनयिकों की संख्या कम करने का किया ऐलान। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच कल बातचीत। और आईपीएल 2022 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी शुरू। सबसे महंगे खिलाड़ी रहे ईशान किशन। मुंबई इंडियंस ने 15 करोड़ 25 लाख में खरीदा। दीपक चहर को चेन्नई सुपर किंग्स ने 14 करोड़ रुपए में खरीदा। और अब खबरें विस्तार से, और सबसे पहले नजर डालते हैं विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश में दूसरे दौर के साथ उत्तराखंड और गोवा में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन पार्टियों ने पूरा जोर लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के रुद्रपुर और उत्तर प्रदेश के कन्नौज में जन संकल्प सभा को संबोधित किया। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के चुनावी वादे का झूठ का पुलिंदा करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की एक ही पॉलिसी रही है, चुनाव में बड़े बड़े वादे करो, सरकार बनाओ और फिर घोटाले भ्रष्टाचार करो। उन्होंने कांग्रेस पर स्वदेशी कोरोना वैक्सीन को बदनाम करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के विकास में बीजेपी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। कोरोना महामारी की चुनौती के बावजूद परियोजनाओं पर काम हुआ है। जहां सड़क चाहिए वहां सड़क बनेगी। जहां सड़क नहीं बन सकती वहां रोपवे बनेंगे। उत्तराखंड के बहनों भाइयों को हम हर हाल में हर जरूरी सुविधा पहुंचाएंगे। कांग्रेस पार्टी की दशकों से एक ही पॉलिसी रही है, चुनाव में वादे करो, बड़े बड़े वादे करो, सरकार बनाओ और फिर वादे नहीं घोटाले करो, भ्रष्टाचार करो। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तराखंड से पलायन और बेरोजगारी को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आज राज्य के खटीमा, हल्द्वानी और श्रीनगर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि उत्तराखंड में सब कुछ है, हिमालय, प्रकृति, पर्यटन के अवसर, लेकिन रोजगार नहीं है। नौकरी के लिए यहाँ से लोगों का पलायन हो रहा है। राज्य में नौकरियां पैदा नहीं हो रही हैं। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि बीजेपी ने किसान, मजदूर और व्यापारियों के लिए कुछ भी नहीं किया है। इस सरकार की नीति और नीयत देखिए किस तरह से आपकी कमर तोड़ी है। किसान की कमर तोड़ी, छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ी, बेरोजगार नौजवानों को एक भी रोजगार नहीं दिया। 28,000 रोजगार खाली पड़े हैं, पद खाली पड़े हैं सरकार में, उत्तराखंड की सरकार में। उत्तराखंड और गोवा विधानसभा चुनाव के साथ साथ उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के लिए आज शाम चुनाव प्रचार पूरा हो गया। तीनों राज्यों में 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण में 55 सीटों के लिए 586 उम्मीदवार मैदान में हैं। गोवा में 40 सीटों के लिए 301 उम्मीदवार और उत्तराखंड में 70 सीटों के लिए 632 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 7वें और अंतिम चरण के विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए राजनीतिक दलों को कुछ और रियायत दी है। अब प्रचार रात 8 बजे से सुबह 8 बजे के बजाय रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच रोक होगी। राजनीतिक दल और उम्मीदवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक प्रचार कर सकते हैं। राजनीतिक दल बैठकें और रैलियां तय कर खुले स्थानों की क्षमता की अधिकतम
50% सीमा तक कर सकते हैं। पदयात्रा में एसडीएमए की सीमाओं के अनुसार तय संख्या में जिला अधिकारियों की पूर्व अनुमति से होगी। चुनाव प्रचार से संबंधित अन्य सभी मौजूदा प्रावधान जारी रहेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे और एक नजर डालते हैं विधानसभा से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के धनौल्टी में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस पार्टी ने शुरू की थी और अब ये लोग उत्तराखंड के पहाड़ों पर रोहिंग्या को घुमाने में जुटे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड के टिहरी में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कांग्रेस को डूबता जहाज बताया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हिंदू सांप्रदायिक शब्द नहीं, हमारी सांस्कृतिक पहचान है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन खटीमा में डोर टू डोर कैंपेन किया। उन्होंने प्रदेश में जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात कही, जिससे राज्य के सभी नागरिकों को समान अधिकार मिल सकेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उन्नाव में दलित बेटी की हत्या को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। कानपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें एसपी नेता की संलिप्तता है। समाजवादी पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा उजागर करती है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और बागपत के सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने सहारनपुर में डोर टू डोर कैंपेन कर लोगों से बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील की। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास बीजेपी का मूल मंत्र है और इसी को आगे लेकर बीजेपी अपने काम की बदौलत जनता के बीच आई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज बदायूं में जनसभा कर पार्टी के लिए प्रचार किया। उन्होंने कहा कि बदायूं का अपार जन समर्थन ने साफ कर दिया है कि इस बार बीजेपी नहीं आने वाली। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। पणजी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम घर घर जाकर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए। उन्होंने पणजी की सड़कों पर पार्टी के नेताओं के साथ पदयात्रा की और लोगों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान की अपील की। गोवा में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का डिजिटल घोषणा पत्र जारी किया। साथ ही पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर को समर्थन देने की घोषणा की। वहीं पंजाब के लिए बीजेपी, पंजाब लोक कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल गठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पंजाब संवेदनशील सीमावर्ती राज्य है। ऐसे में सत्ता में ऐसे लोगों का होना जरूरी है जो खुद स्थिर हों। इससे पहले गठबंधन ने 11 सूत्रीय संकल्प पत्र जारी किया था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पंजाब के रोपड़ में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पंजाब में टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाना, स्वास्थ्य और शिक्षा को बेहतर करना बीजेपी की जिम्मेदारी है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भगवंत सिंह मान लगातार रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। आज उन्होंने धुरी में रोड शो कर जनता से एक मौका देने की अपील की। पंजाब कांग्रेस के हरगोविंदपुर से मौजूदा विधायक बलविंदर सिंह लाडी एक बार फिर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वो पिछले महीने बीजेपी से अलग होने के बाद वापस कांग्रेस में शामिल हुए थे। महज 39 दिन के बाद उन्होंने फिर से बीजेपी का दामन थाम लिया है। मणिपुर में 28 फरवरी को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए 38 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव अधिकारियों ने 175 उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों को मंजूरी दी है। इम्फाल पूर्वी जिले के 10 विधानसभा सीटों के लिए मुख्यमंत्री सहित कुल 45 उम्मीदवार हैं। बढ़ते हैं आगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अधिक विश्वसनीय और लचीली आपूर्ति श्रृंखला हिंद प्रशांत क्षेत्र में व्यापक और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए एक साथ मिलकर काम करने का संकल्प लिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मॉरिस पायने के साथ द्विपक्षीय बैठक की। क्षेत्रीय, बहुपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही सुरक्षा सहयोग, दक्षिण पूर्व एशिया और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद प्रशांत क्षेत्र में घटनाक्रम पर भी बातचीत हुई। बाद में दोनों विदेश मंत्रियों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। We have committed ourselves today to building more trusted and resilient supply chains and ensuring broad inclusive growth in the Indo-Pacific. I welcome the opening of borders by the Government of Australia, which will help those
who have been in India waiting to come back. Like the other parts of the relationship between Australia and India, which are many and varied, I look forward to seeing the Maitri program and the Australia-India Infrastructure Forum grow in the coming years. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मौजूदा स्थिति चीन की ओर से सीमा पर सैनिकों को एकत्र न करने के लिखित समझौते की अवहेलना करने के कारण पैदा हुई है। विदेश मंत्री ने क्वाड पर चीन के विरोध को खारिज किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत और चीन की सेनाओं के बीच पूर्वी लद्दाख सीमा पर गतिरोध पर पूछे गए सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब कोई बड़ा देश लिखित प्रतिबद्धताओं की अवहेलना करता है तो ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता का विषय होता है। उन्होंने कहा कि क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत चीन सीमा पर गतिरोध के मुद्दे पर चर्चा भी हुई है। The situation has arisen due to the disregard by China in 2020 of written agreements with us not to mass forces at the border. So when a large country disregards written commitments, I think it's an issue of legitimate concern for the entire international community. और आज की खबर में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे राज्यों की खबरें, साथ ही आपको बताएंगे कि कनाडा में प्रदर्शन को लेकर कोर्ट ने क्या आदेश जारी किया और अमेरिका की हिंद प्रशांत नीति में क्या है भारत के लिए खास। आप बने रहिए हमारे साथ। How can India's manufacturing sector move away from low productivity levels and become a very integral part of global manufacturing value chain? This is the time for Indian companies to really ramp up its participation in the global supply chain, increase exports, create innovation. The Honorable Prime Minister is moving the country in that direction. Huge growing understanding of the importance of digital technologies. At a time when a lot of companies globally are looking at an alternative to our neighboring countries, India could emerge as the next hub for manufacturing of these products. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की खबर में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार के गंगा नदी पर रेल सहज सड़क पुल का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि केंद्र बिहार में भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर तेज गति से काम करना चाहती है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जमीन अधिग्रहण और वन विभाग की अनुमतियों की समीक्षा करने का आग्रह किया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक आदेश जारी कर पश्चिम बंगाल विधानसभा का अधिवेशन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। इस आदेश का अर्थ है कि अब राज्य का विधानसभा सत्र बिना राज्यपाल के अभिभाषण के नहीं बुलाया जा सकता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैतूल में प्रदेश के 49 लाख से अधिक किसानों के खाते में एक क्लिक से 7,618 करोड़ रुपए की राशि जमा कराई है। इस मौके पर उन्होंने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने किसानों के लिए एक अभिनव समावेशी किसान कल्याण पहल शुरू की है। इसके तहत किसानों को उत्पादक समूह के रूप में एक साथ रखा जाएगा और समूह के प्रत्येक सदस्य को वित्तीय सहायता में 5,000 रुपए मिलेंगे। पश्चिम बंगाल में आज 4 नगर निगमों के लिए वोट डाले गए। उत्तर 24 परगना जिले के विधानगर, हुगली के चंदन नगर नगर निगम, आसनसोल नगर निगम और उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी नगर निगम में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हुआ। पोलिंग बूथों पर लोगों की लंबी कतारें देखी गई। तमिलनाडु में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार चरम पर है। उम्मीदवार घर घर जाकर लोगों से मतदान की अपील कर रहे हैं। बीजेपी अकेले सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। यहां 19 फरवरी को मतदान होना है।
कर्नाटक हिजाब मामले पर बढ़ते विवाद को देखते हुए प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने राज्य में 12 से 15 फरवरी तक प्री यूनिवर्सिटी की शिक्षाएं निलंबित करने की घोषणा की है। वहीं सरकार ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छुट्टियों को बढ़ाकर 16 फरवरी तक कर दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोपोर जिले के डांगीवाचा इलाके में सक्रिय अलबद्र के 3 आतंकवादियों सहित 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। चेकिंग के दौरान आतंकियों ने भागने की कोशिश की, तभी सतर्क सुरक्षा बलों ने उन्हें पकड़ लिया। सीबीआई ने एबीजी शिपयार्ड और उनके निदेशकों पर कथित तौर पर 28 बैंकों से 22,842 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। कंपनी के डायरेक्टर्स ऋषि अग्रवाल, संतनम मुथुस्वामी और अश्विनी अग्रवाल पर धोखाधड़ी का आरोप है। कंपनी जहाजों के निर्माण और उनकी मरम्मत का कारोबार करती है। मुंबई लोकल में सफर करने वाले यात्रियों को अब सफर में मनोरंजन का मजा भी मिलेगा। सेंट्रल रेलवे ने पैसेंजर्स के लिए एक नई कंटेंट ऑन डिमांड इंफोटेनमेंट सेवा शुरू की है, जिसमें वे अपनी यात्रा के दौरान फिल्में, टीवी शो और एजुकेशनल प्रोग्राम भी मुफ्त में देख सकते हैं। भारत ने कर्नाटक में शैक्षणिक संस्थानों में ड्रेस संबंधी नियमों को लेकर विवाद पर कुछ देशों की आलोचना को खारिज किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि देश के आंतरिक मामलों पर किसी अन्य मकसद से प्रेरित टिप्पणियां स्वीकार्य नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि जो लोग भारत को जानते हैं, उन्हें वास्तविकताओं की पर्याप्त समझ होगी। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के कुछ शैक्षणिक संस्थानों में ड्रेस नियमों से जुड़े मामलों पर कर्नाटक उच्च न्यायालय विचार कर रहा है। हमारे संवैधानिक तंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था में मुद्दों पर विचार किया जाता है और उनका समाधान निकाला जाता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने आचार्य रामानुज की शिक्षाओं को नए भारत के लिए आत्मसात करने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारतीय समाज में सामाजिक सुधार लाने के लिए रामानुजाचार्य की सराहना करते हुए युवाओं को उनके जीवन से प्रेरणा लेने का सुझाव दिया। उपराष्ट्रपति ने लैंगिक समानता के अभियान को जन आंदोलन बनाने का आग्रह करते हुए महामारी के बाद अधिक समतावादी और न्याय संगत आर्थिक व्यवस्था बनाने पर भी जोर दिया। भारतीय वायुसेना का हल्का लड़ाकू विमान तेजस सिंगापुर के आसमान में दमखम दिखाने को तैयार है। 15 से 18 फरवरी तक आयोजित होने वाले सिंगापुर एयर शो 2022 में तेजस लड़ाकू विमान अपने उड़ान कौशल का प्रदर्शन करेगा। सिंगापुर एयर शो में 8 उड़ानों का प्रदर्शन होगा। इनमें 4 देशों की वायुसेनाएं और 2 वाणिज्यिक कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। भारतीय वायुसेना ने ट्वीट कर कहा है कि इसमें तेजस विमान की बेहतर हैंडलिंग और गतिशीलता दिखाने का मौका मिलेगा। गौरतलब है कि तेजस ने पिछले साल नवंबर में दुबई एयर शो में भी अपना लोहा मनवाया है। बड़ी बात यह है कि सिंगापुर एयर शो को लेकर जारी किए गए पोस्टर में सबसे ऊपर भारत के LA तेजस को दिखाया गया है। बजाज समूह के पूर्व चेयरमैन राहुल बजाज का आज पुणे में निधन हो गया है। पद्म भूषण से सम्मानित राहुल बजाज ने 83 वर्ष की आयु में आखिरी सांस ली। राहुल बजाज ने इनके निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू सहित लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शोक व्यक्त किया है। राहुल बजाज लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे। आज दोपहर करीब 2:30 बजे उनका निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार कल होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शोक जताते हुए घोषणा की है कि राहुल बजाज का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। उन्होंने बजाज ऑटो में गैर कार्यकारी निदेशक और चेयरमैन पद से पिछले साल 30 अप्रैल को इस्तीफा दे दिया था। यूक्रेन की सीमा पर रूसी बलों की मौजूदगी बढ़ने के कारण अमेरिका और रूस के बीच बढ़े तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रविवार को फोन पर फिर बातचीत करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा कि बाइडेन सीमा पर रूसी सैन्य गतिविधियों को लेकर अमेरिका की चिंता व्यक्त करेंगे और यूक्रेन की संप्रभुता के लिए अमेरिकी सहयोग को दोहराएंगे। रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अपने सभी नागरिकों से अगले 48 घंटों में यूक्रेन छोड़ने को कहा है। रूस ने कीव में राजनयिकों की संख्या कम करने और जर्मनी ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। अमेरिका पोलैंड में 3000 अतिरिक्त सैनिकों को भेज रहा है। वहीं यूक्रेन की उत्तरी सीमा के पास रूस और उसका सहयोगी बेलारूस 10 दिवसीय युद्धाभ्यास कर रहे हैं।
कनाडा की ओंटारियो सुपीरियर कोर्ट ने अमेरिका से लगती सीमा पर स्थित एम्बेसडर पुल पर डटे प्रदर्शनकारियों को प्रदर्शन खत्म करने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों को चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि सड़कों को अवरुद्ध करने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा और उनके वाहनों को भी जब्त कर लिया जाएगा। दरअसल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की ओर से लागू किए गए कोविड-19 प्रतिबंधों के विरोध में सैकड़ों ड्राइवर ट्रकों और दूसरे वाहनों से रास्ता रोककर प्रदर्शन कर रहे थे। सोमवार से ही विंडसर से डेट्रॉइट को जोड़ने वाले पुल को अवरुद्ध कर रखा गया। पिछले 2 सप्ताह से ट्रक चालकों ने कनाडा के ओटावा से आवाजाही को बाधित किया। प्रदर्शन से कनाडा अमेरिका के बीच माल की आवाजाही भी बाधित हुई है। अमेरिकी प्रशासन ने बहुप्रतीक्षित हिंद प्रशांत नीति जारी कर दी है। इसमें चीन की हठ धर्मिता, महामारी और जलवायु परिवर्तन सहित क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक क्षमता निर्माण पर ध्यान दिया गया है। अमेरिकी नीति में कहा गया है कि अमेरिका भारत के उत्थान और क्षेत्रीय नेतृत्व को समर्थन करता है। विभिन्न मुद्दों पर भारत के साथ परस्पर ढंग से और अन्य समूहों के जरिए सहयोग करना जारी रखेगा। इसमें भारत को क्वाड समूह में एक जैसी सोच वाले साझेदार के रूप में महत्व दिया गया है। पिछले अमेरिकी प्रशासन की नीतियों को जारी भी रखा गया है। इसमें चीन से उत्पन्न चुनौतियों, भारत के साथ प्रमुख रक्षा भागीदारी और समूचे क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर उसकी भूमिका का समर्थन करना शामिल है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका में फ्रीज की गई अफगानिस्तान की परिसंपत्ति में $7 अरब जारी करने के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। जारी की गई धनराशि को अफगानिस्तान के मानवीय सहायता और 11 सितंबर के आतंकवादी हमले के पीड़ितों के बीच वितरित किया जाएगा। यह राशि एक कोष के गठन के बाद ही वितरित की जाएगी। इस कोष में $3 अरब 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर की राशि जमा कराई जाएगी। ये राशि मानवीय सहायता समूहों, अफगान राहत और बुनियादी जरूरतों के लिए प्रदान की जाएगी। भारत ने अफगानिस्तान में खाद्यान्न वितरण को लेकर संयुक्त राष्ट्र खाद्य कार्यक्रम में हाथ मिलाया है। इस क्रम में भारत ने यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। इटली में रोम में स्थित भारतीय दूतावास के मुताबिक अफगानिस्तान में भारत द्वारा भेजे गए अनाज को जरूरतमंदों के बीच बांटा जा सके, इसके लिए भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस मौके पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत अफगानिस्तान के लोगों के साथ अपने विशेष संबंधों को जारी रखने और मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2022 के लिए बेंगलुरु में नीलामी आज शुरू हुई। 2 दिन के ऑक्शन के पहले दिन कई खिलाड़ियों की ऊंची बोली लगाई गई। विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन के लिए मुंबई इंडियंस ने बोली लगाई। मुंबई ने ईशान को 15 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑलराउंडर दीपक चाहर के लिए 14 करोड़ की बोली लगाई। चाहर ने आईपीएल 2021 में शानदार प्रदर्शन किया था। श्रेयस अय्यर को कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा। श्रेयस अय्यर को 12 करोड़ 25 लाख रुपए की बड़ी रकम मिली है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आपको बता दें कि सोमवार से आप 8:30 बजे से हमारा अंग्रेजी बुलेटिन द न्यूज भी देख सकते हैं। तो अभी के लिए दीजिए इजाजत और चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं संगम नगरी प्रयागराज में संगम तट पर पहुंचे साइबेरियाई पक्षियों की तस्वीरों के साथ। आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार।